जो सच की राह पर चलता है वो भीड़ से अलग दिखता है। आज हम एक ऐसी ही शख्स से बातचीत कर रहे हैं। आज़ादी के 79 साल बाद भी क्या आम जनता की जो थाली है वो मिलावट से आज़ाद हो चुकी है? जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसी हिसाब से चेंजेस आए हैं। आपको ज़्यादा मिलावट दिखाई दे रहा है, उस वक्त कम था, या फिर क्या वजह? तो हमने एक तय किया कि हम मिशन मोड पे काम करेंगे, लेकिन ये सिस्टम डेवलप करने के लिए कुछ टाइम लगा क्योंकि नया कानून है। जब ये बात तुकाराम मुंडे इनको समझ में आ गई है तो देश में अलग अलग राज्य है, वहाँ पे क्यों नहीं अभी तक ये शुरुआत दिखाई दे रही है? मैं तो काम महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र के बारे में बोल सकता हूँ। बाकी राज्य के बारे में आपको वहाँ के FDA कमिश्नर उनसे पूछना पड़ेगा। जो फूड अडल्ट्रेशन है वो सिर्फ क्या एक मिलावट है या फिर वो एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है वो भी अपने आप में? कुछ ऑर्गेनाइज इसमें भी काम कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसी पे हम ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। जो हाल फिलहाल में एक ब्लिंकिट स्टोर की जो कार्रवाई हुई थी, 7 तारीख को वहाँ पर सस्पेंड हुआ और उसके बाद में हमने जब वहाँ जाके पड़ताल की तो वो 8, 9, 10 अगस्त को भी वो ऑपरेशनल था। उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और उसके बाद उनको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। विल वर्क अकॉर्डिंगली। ऐसे कुछ केसेस मिलते हैं हमें। कोई कॉल आ जाए किसी बड़े पॉलिटिशियन का, कहे कि मुंडे साहब इस इस्टेब्लिशमेंट पर हाथ मत डालिए, उसमें अगर वायलेशन है, नोबडी कैन सेव दैट एमपी, एंड इफ दे और कंप्लाई कर रहे हैं तो नोबडी कैन टच देम। आपको कभी ऐसा कोई कॉल आया है इसमें? ना। कुछ नाम मैं आपको फटाक से बताऊँ, एक वर्ड में आप तुरंत जवाब दीजिएगा। एनालॉग चीज़, लूज एडिबल ऑयल, ओपन स्पाइसेस, रोड साइड चाइनीज़ फूड। अगर मिलावट है, अगर अशुद्धता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या मैसेज आप देना? And it is a question of health of the people. And when I say health of the people, it means all people. So we cannot compromise. क्या तुकाराम मुंडे को किसी से डर लगता है? जो सच की राह पर चलता है वो भीड़ से अलग दिखता है। कुछ लोग कुर्सी के आगे झुक जाते हैं और कुछ की वजह से कुर्सी का कद बढ़ जाता है। आज हम एक ऐसी ही शख्स से बातचीत कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी कुर्सी का भी कद बढ़ चुका है, और एक ऐसा शख्स जिसे आज के दौर में किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। IAS अधिकारी, FDA महाराष्ट्र के कमिश्नर तुकाराम मुंडे। सर, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज मिलावटखोरों के बीच में जो आपके नाम का जो डर और खौफ है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी के मोबाइल पे स्क्रीन पे अगर नाम आ जाए तुकाराम मुंडे कॉलिंग, तो शायद वो डर जाए अगर उसने मिलावट की है तो। लेकिन आज अगर मेरे जैसे किसी जर्नलिस्ट के मोबाइल पे जब आपका कॉल आता है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो सर का टाइम मिल जाएगा, आज इंटरव्यू हो जाएगी। सो काइंड ऑफ यू। सर, आज़ादी के 79 साल हो चुके हैं, हम आज़ादी भी मना गए हैं, अभी इंडिपेंडेंस डे नज़दीक है। मैं सबसे पहले सवाल बिना टाइम ज़ाया करते हुए आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आज आज़ादी के 79 साल बाद भी क्या आम जनता की जो थाली है वो मिलावट से आज़ाद हो चुकी है? हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी पा ली, लेकिन मिलावट और मिलावटखोरों से क्या हमें पूरी तरह आज़ादी मिल चुकी है? मुझे लगता है कि ये सवाल काफ़ी अहम सवाल है, गहरा सवाल है, और एक गहरे सवाल को इसका जवाब भी उतना ही गहरा है कि जब हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम हम पॉवर्टी से जूझ रहे थे। जितना पॉपुलेशन था, हमारे जी फूड की जितनी डिमांड थी उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ऑपरेशन फ्लड आ गया, अभी काफ़ी चीज़ें में हम सरप्लस है। उस टाइम का हमारा जो फूड हैबिट्स थे और आज के फूड हैबिट्स हैं, इसमें काफ़ी चेंज आ चुका है। उस टाइम हम खाना घर पे खाते थे, एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाते थे। आज पूरा उल्टा हो गया है, खाना बाहर खा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए घर पे टेलीविज़न ये कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफस्टाइल पे पूरा हो गया है। एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आप एंटरटेनमेंट के जाते थे तो कुछ खेल भी खेलते थे तो फिटनेस भी उतना ही बड़ा होता, और घर में खाना जो बनता था तो उसमें मिलावट होने की घर के खुद के खाने में जो पॉसिबिलिटी थी बहुत कम थी। आज क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, घर पे खाना बनाना पर्टिकुलरली मेट्रोज़ और अर्बन सिटीज़ में डिफ़िकल्ट जा रहा है, क्योंकि काम करने वाले पूरे लोग जो फैमिली मेम्बर्स है पूरे काम पे जाते हैं, तो इसलिए पूरा घर पे खाना बनाना उतना मुश्किल है। तो ये तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो उसी हिसाब से खाने के हैबिट भी हमारे चेंज हो गए। हालांकि हमने आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। उस टाइम का कानून जो था
1954 का वो ये था कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि खाने में इसमें अडल्ट्रेशन न हो, ये था। और ये जो कानून था 2006 में नया कानून आया, उसको फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट बना और 2011 से उसका लागू हो गया। तो ये 360 डिग्री चेंज जो है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन से लेके सेफ्टी और स्टैंडर्ड तक आ गया, और वो सेफ्टी और स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन करना ये अभी काम है। तो ये अगर दौर देखा जाए तो हमारा लाइफस्टाइल अगर पूरा चेंज हुआ है, तो उससे हमारे फूड हैबिट्स भी चेंज हुए हैं और उसकी डिमांड सप्लाई भी उसी से सबसे चेंज हो गई है। मार्केट फोर्सेस इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एज अ सिटीज़न, एज अ कंज्यूमर, हम जो कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें सेफ फूड और स्टैंडर्ड फूड्स की डिमांड करना चाहिए। हमें ऑप्शन है, ये आज़ादी है कंज्यूमर के पास आज। बिल्कुल आज़ादी है। अब ये आज़ादी को बरकरार रखने के लिए या इससे जो डिफ़ॉल्ट होने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, जिसको लाइसेंसेस बोलते हैं, उन पे रेगुलेट करना ये एफडीए का काम है। और रेगुलेशन जितना सख्त होगा उतना ही ज़्यादा सेफ और स्टैंडर्ड फूड मिलेगा। और सिर्फ रेगुलेशन से नहीं होगा तो डिमांड भी उसी तरीके से होगा। इसीलिए जो सिटीजन्स है उनको उतना चौकन्ना रहना पड़ेगा, उतना विजिलेंट रहना पड़ेगा। और अगर कुछ में कोई नॉन कंप्लायंस पाया जाता है तो हमें रिपोर्ट कीजिएगा, हम कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसी हिसाब से चेंजेस आए हैं, लेकिन उसके साथ मिलावटखोर भी बढ़े हैं, अनसेफ फूड भी आ रहा है, उस पर हमें क्रैकडाउन करना है और वही हम कोशिश कर रहे हैं। मुंडे साहब, आपने कहा कि 2011 से इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद 15 साल बीत गए, लेकिन एफडीए तब भी था, लेकिन वो इतनी चर्चा में नहीं आया, इतने एक्शंस तब क्यों नहीं हुए जब अब होगा? आपको ज़्यादा मिलावट दिखाई दे रहा है, उस वक्त कम था, या फिर क्या वजह थी? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं ज्वाइन हुआ तो हमने यहाँ देखा कि क्या करना चाहिए। तो हमने एक तय किया कि हम मिशन मोड पे काम करेंगे। और मिशन मोड पे जब काम करेंगे तो फिर फूड का अगर सेक्टर आता है तो हम ड्रग में भी काम कर रहे हैं, फूड में भी कर रहे हैं। फूड में फसाई एक्ट के हिसाब से 18 तरीके के फूड कैटेगरी की है, उसमें कुछ हाई रिस्क कैटेगरीज भी है। तो पहले हमने तय किया सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का होता है, कि जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो पहले तो हमने पाया, तो पहले तो प्रोहिबिटेड आइटम जो थे उस पर कार्रवाई चालू की। उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे, होटल एंड रेस्टोरेंट, जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मिशन मोड पे काम कर रहे हैं और ऐसे ही मिशन मोड पे काम करते रहेंगे। पहले भी कार्रवाई होती थी, लेकिन ये सिस्टम डेवलप करने के लिए कुछ टाइम लगा, क्योंकि नया कानून है, उस हिसाब से हमारे एक्शन भी नए तरीके से होने। रेगुलेशन भी 2011 से आए हैं, अभी भी बन रहे हैं। तो ये रेगुलेशन एक दिन में, एक साल में नहीं बने हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बने हैं। लोगों का अवेयरनेस की बात है, एफबीओ के भी अवेयरनेस की बात है। तो काफ़ी मिला के बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी, चाहे फिर विल पावर की बात हो, सपोर्ट की बात हो, सपोर्ट पब्लिक का हो, सपोर्ट गवर्नमेंट का हो, सब कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी एफडीए में, आपको ऐसा लगता है? आई थिंक ये सभी तरीके, हमें एक कल्चर ऐसा बनाना चाहिए, हमारे फूड हैबिट्स ऐसे बनाना चाहिए कि जो सेफ़ और स्टैंडर्ड रेगुलेशन उस हिसाब से चले जाए। क्योंकि मार्केट फोर्सेस तो डिमांड और सप्लाई की तरह से काम करेंगे। अगर आप सेफ़ फूड डिमांड करोगे तो सेफ़ आपको ज़्यादा मिलेगा, स्टैंडर्ड फूड मांगोगे उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ हम जैसे बोलते हैं कि हमें चटपटा खाना चाहिए, हमें ऑयली चाहिए, हमें स्पाइसी चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट हमारे सेहत पे क्या होता है। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे, जहाँ से आपने चालू किया, उस टाइम का डिजीज़ बर्डन जो बोलते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का ज़्यादा था। कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा थे, इसलिए उस पर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, इन्होंने काम करते हुए वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है अभी लगभग 30% नीचे गया है। अभी लाइफस्टाइल डिजीज़ अब लाइफस्टाइल डिजीज़ बड़े हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ इसलिए उसको एनसीडी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ये बड़े हैं, तो इसका एक मेजर और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा खाना भी है, और हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं। जो खाते हैं वो अनसेफ है, सेफ है, स्टैंडर्ड है, नहीं है, वो देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जनता ये आज पूछ रही है मुंडे साहब, और मैं जानता हूँ आप एक नो नॉनसेंस ऑफिसर हैं, आप अपना जवाब बड़ी ही बेबाक अंदाज से देते हैं, मुझे पता आप कहीं डिप्लोमेटिक भी नहीं होंगे। जनता ये पूछ रही है कि जब ये बात तुकाराम मुंडे इनको समझ में आ गई है, तो देश में अलग अलग राज्य है, वहाँ पे क्यों नहीं अभी तक ये शुरुआत दिखाई दे रही है? अब ये तो मैं वो राज्य के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो काम महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र के बारे में बोल सकता हूँ। बाकी राज्य के बारे में आपको वहाँ के एफडीए कमिश्नर, उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन ये एक आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया, उनके लिए बेंचमार्क हाई कर दिया है कि हमें भी अब तुकाराम मुंडे जैसा ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं।
मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बेंचमार्क से इस्टेब्लिश किया है। बेंचमार्क तो ऑलरेडी हमारे है, फसाई के जो रेगुलेशंस है वो हमारे बेंचमार्क है, वहाँ पे हमें जाना है। एफबीओ को वहाँ तक पहुँचना है मिनिमम, और हमें वो इम्प्लीमेंट देखना है कि वो सब एफबीओ उसी हिसाब से जा रहे हैं। बेंचमार्क तब होगा जब मुझे एक भी केस, एक भी एफबीओ ये रेगुलेशन वायलेट नहीं करेगा, एब्सोल्युटली सिंगल भी केस नहीं हुआ, तब बेंचमार्क होगा। उसी की तरह जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, पूरे देश में चर्चा है मुंडे साहब कि एक आदमी जो है ना, अगर वो चाह ले, ठान ले, तो वो सिस्टम को हिला के रख सकता है, और वो आप यहाँ पे करके दिखा गए। मुझे लगता है एक आदमी का काम नहीं है, ये सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशन का काम है। आदमी आएंगे जाएंगे, आज मैं हूँ, कल कोई और रहेगा, परसों कोई आएगा, लेकिन ये सिस्टम जिसके लिए बनी है उनको चलाना है, उनके लिए चलना है। ये जो फूड बिजनेस है, ये हमारे हर दिन हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, पीते हैं, तो वो सेफ़ होना चाहिए क्यों हम तो परचेस कर रहे हैं। तो ये तो सब लोगों के लिए ज़रूरत है। तो ये ना कोई एक इंडिविजुअल से चलेगा, ना कुछ समय तक चलेगा, चलना ज़रूरी सबके लिए है। और इसीलिए जो 3 इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इसमें हैं, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसमें काम कर रहे हैं, जो रेगुलेटर हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंज्यूमर्स है, सिटीजन्स है, वो जो खा रहे हैं, ये तीनों ने मिलकर अगर काम किया तो मुझे नहीं लगता किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर ये सिस्टम डिपेंड रहेगा। तो काका मुंडे साहब ने जब से चार्ज लिया है तब से 70 दिनों में जो आंकड़े हैं, मोटे मोटे तौर पे 3000 से ज़्यादा इंस्पेक्शन इन्होंने किए हैं, 150 से ज़्यादा इन्होंने जो है लाइसेंस सस्पेंड किए हुए हैं, तकरीबन 30 लाख किलो का जो अशुद्ध पदार्थ है उसे उन्होंने जब्त और नष्ट किया हुआ है, जिसकी कीमत 55 करोड़ से ज़्यादा की है। ऐसे में आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि जो फूड अडल्ट्रेशन है वो सिर्फ क्या एक मिलावट है, या फिर वो एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है वो भी अपने आप में? ये दोनों तरीके पे हमें पाए हैं। कुछ ऑर्गेनाइज इसमें भी काम कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसी पे हम ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें पाया जाता है कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रोहिबिटेड आइटम है, जो गुटखा है, वहाँ पाया गया है कि हमें ऑर्गेनाइज क्राइम की, इसीलिए वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट का भी हमने इन्वोक करना चालू कर दिया है। कहीं पे हमने मिल्क, इसमें भी हमने कुछ पाया, बीच में एक हमने रैकेट भी उसको अनर्थ किया था, उसके ऊपर एफआईआर भी हुए, 13 लोग 14 लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। उसी में बीएनएस के सेक्शन के साथ, फसाई के सेक्शन के साथ ऑर्गेनाइज क्राइम का भी कैसा यूज़ कर सकते हैं वो भी हम उसमें एग्जामिन कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ एक काम ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है तो उसी को उसी धारा के तहत हम कार्रवाई करेंगे। उनको बस उनका जो एक्टिविटी वहाँ तक न रुकते हुए, वहाँ जहाँ रूट कॉज है वहाँ तक हम जा रहे हैं, उनको इसी तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे दूध हो, पनीर, तेल, आइसक्रीम, दवाइयाँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, सब पर क्रैकडाउन चल रहा है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी फूड कैटेगरी है जहाँ पर लोगों को अभी तक पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे तो सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा चिंताजनक है? कोई ऐसी फूड कैटेगरी जो पर्सनली आपको लगती है, ऐसे 2-3 कोई कैटेगरी? फूड कैटेगरी ऐसा करना, जनरलाइज करना ठीक नहीं रहेगा कि बेसिकली इट इज़ अबाउट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड। सो एक फूड के लिए ऐसा और दूसरे के लिए ऐसा नहीं होता है। बट ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आप खाना खा रहे हैं या मंगा रहे हैं, तो उसका सोर्स क्या है। जो जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उससे आप कुछ खाना मंगाते हो, तो जो खाना आ रहा है तो वो लाइसेंस है कि नहीं, ये तो चेक कर लीजिए प्लीज। वेदर वो लाइसेंस है, एफबीओ वो है, या कहाँ से आ रहा है आपको पता ही नहीं है, बस हमने XYZ प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, वहाँ से आ रहा है। उनको पूछो, क्योंकि अगर वो लाइसेंस ही नहीं है तो खाना कैसे बना रहा है, वो फूड स्टैंडर्ड कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, वहाँ सैनिटेशन है या नहीं है, जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है या जो भी उसमें इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा है वो ठीक तरह से है या अनसेफ है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसलिए जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो तो लाइसेंस है, फसाई लाइसेंस है नहीं है, वहाँ से चालू कीजिए। जब आएगा तो खाना ठीक तरह से पैक है नहीं है ये भी देख लो, क्योंकि सो कॉल्ड डार्क किचन बहुत से ऐसे है कि हमें पता ही नहीं है कहाँ से खाना आ रहा है। तो ऐसा खाना मत मंगवाइए, मत खाइए जिसका हमें पता ही नहीं कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है करके। मुंडे साहब ये बताइए कि अगर आप कहीं पे आज कोई कार्रवाई करते हैं, चाहे आप लाइसेंस सस्पेंड कर गए हैं या उन्हें इम्प्रूवमेंट नोटिस दे गए या स्टॉप वर्क नोटिस दे गए, लेकिन जिस आदमी के पास से कोई अशुद्ध चीज़ पकड़ी गई, कुछ महीने के बाद, 6 महीने, साल भर के बाद वो आदमी अगर फिर से वही काम करने लग जाए, तो क्या आप अपनी पहली कार्रवाई को सफल मानते हैं? नहीं, वो तो सफल अंतिमता नहीं होगी, लेकिन अगर रिपीट ऑफेंडेंस है तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल करते हैं। अगर अनसेफ पाया गया है और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजर्डस है तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी प्रावधान है। तो हम ये प्रोसिक्यूट भी करते हैं।
हालांकि ऐसे ज़्यादा एग्जांपल अभी तक नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होंगे। इसीलिए उसका सैंपल टेस्ट जब आता है तो अभी हमारा टेस्टिंग लैबोरेटरी का रिज़ल्ट अभी जल्दी आ रहा है, उसमें जो अनसेफ प्रोडक्ट पाए गए हैं तो उसमें हम प्रोसिक्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कर रहे हैं, सो दैट ऐसे करने की कोई कोशिश न करें। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं कि जो हाल फिलहाल में एक ब्लिंकिट स्टोर पे जो कार्रवाई हुई थी, 7 तारीख को वहाँ पर सस्पेंड हुआ और उसके बाद में हमने जब वहाँ जाके पड़ताल की तो वो 8, 9, 10 अगस्त को भी वो ऑपरेशनल था, जो हमने FDA के अधिकारियों के साथ में बाद में कोऑर्डिनेशन करके उनके नज़र में चीज़ें लाई। बात अभी जो है पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने तक पहुँची, आपके FBO जो है उस पर काम कर रहे हैं। तो कुछ जगहों पर इस तरीके की भी लोग अभी ऐसे जो हाईलाइटर्स है दे विल बी प्रोसिक्यूटेड, दे विल बी ब्रॉट टू द बुक। और रिपीट ऑफेंडर्स के जैसे कि सस्पेंशन है और उन्होंने कार्रवाई की, मतलब ऑपरेट किया, तो इसी इलीगल उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और उसके बाद उनको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, विल वर्क अकॉर्डिंगली। ऐसे कुछ केसेस मिलते हैं हमें, उनको लगता है ठीक है कौन देखेगा, तो मेरा ऑफिसर को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप सस्पेंड कर रहे हो, उसके बाद जाके फिर से चेक करना ये ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका वीडियो भी करने के लिए। ऐसे 1-2 बार हमें केसेस मिले हैं तो उनके ऊपर फिर से स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न का हम यूज़ कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में कोई भी ब्रांड या प्रोडक्ट जो है अपने रेपुटेशन की वजह से, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से या अपने साइज़ की वजह से FDA के एक्शन से बच सकता है? साइज़ हो, रेपुटेशन हो, नाम हो, छोटा हो, बड़ा हो, मुंबई में हो, रूरल एरिया में हो, दिस आर नॉट द क्राइटेरियाज। क्राइटेरिया एक ही है, आप रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो या नहीं हो, आप स्टैंडर्ड फूड दे रहे हो, सेफ फूड दे रहे हो या अनसेफ, सब स्टैंडर्ड या अडल्टरस फूड दे रहे हो, इसी पे ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये डिसाइड। मान लीजिए अगर देश की कोई सबसे बड़े कंपनियों में से कोई कंपनी है, वहाँ पे वायलेशंस मिल गई, आप एक्शन करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई कॉल आ जाए किसी बड़े पॉलिटिशियन का, कहे कि मुंडे साहब इस एस्टैब्लिशमेंट पर हाथ मत डालिए, ऐसे में आप क्या करेंगे? कैसे आप प्रेशर को हैंडल करते हैं? मेरे लिए एवरीबडी इज़ FBO, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, और वो फूड बिजनेस ऑपरेटर हमने जो लाइसेंस दिया है या रजिस्ट्रेशन दिया है वो रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना, अबाइड बाय करना, कंप्लायंस करना उनका काम है। उसमें अगर वायलेशन है तो नोबडी कैन सेव दैट FBO, एंड इफ दे और कंप्लाई कर रहे हैं तो नोबडी कैन टच दैट। जैसे इस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलोसफी है। आपको कभी ऐसा कोई कॉल आया है ऐसा कभी? ना, एब्सोल्युटली नहीं। क्योंकि मुंबई में इतने लोगों के कनेक्शंस कहाँ निकलते हैं, कई फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके फूड आउटलेट्स हैं, कई स्पोर्ट्समैन हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं, कहीं ना कहीं किसी का कोई कनेक्शन निकलता है, तो आप ये तो नहीं देखते कोई बच्चे कि गए 2 महीने में जो भी 70 दिन या जो भी हो गए हैं उसमें ऐसे कोई छोटे के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई या बड़े के ऊपर नहीं कि कार्रवाई के लिए गए वहाँ से वापस, ऐसा कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या? अभी उम्मीद आपसे ज़्यादा है, कुछ बहुत सारे बड़े नाम वहाँ पर भी जब आप पहुँचेंगे और ऐसी और बड़ी कार्रवाई दिखेगी तो हम सबको और अच्छा लगेगा। अब तक तो बड़ा और छोटा का मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं देखता हूँ वायलेशन है या नहीं है, इतना ही देखता हूँ। आपने जो एक ऑर्डर पास किया एनालॉग पनीर को लेकर के, इस पर चर्चा करना चाहूँगा। महाराष्ट्र पहला राज्य बना जिसने ये फैसला किया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ ने किया, अब शायद गुजरात ने भी किया। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में एक ऐसी यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए? क्या इस बारे में आपकी क्या राय है? बेसिकली ये तो फसाई को डिसाइड करना पड़ेगा, रेगुलेशन वो बनाते, हम नहीं बनाते। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो नॉन डेयरी चीज़ या नॉन एनालॉग पनीर जो बोलते हैं, उससे क्या हो गया कि नॉन डेयरी वाला बन गया तो उसमें ऐड करना, मिक्स करना, पाम ऑयल जैसी चीज़ें यूज़ करना ये बढ़ गया, और दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। तो अगर पनीर है तो इट हैज़ टू बी ऑफ द मिल्क, या पनीर का मीनिंग ये है कि इट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट, और मिल्क प्रोडक्ट अगर है तो मिल्क के सिवा तो नहीं बन सकता। लेकिन मिल्क की जगह कुछ परसेंटेज हो, 100% हो, पाम ऑयल बना चाहिए। पनीर क्यों खाते हैं हम? टू गेट अ प्रोटीन। बन किस चीज़ रहा है? फैट से। अगर आप प्रोटीन की जगह फैट खाएंगे तो हमारा जो इनटेक है, जिसकी ऑब्जेक्टिव था, वो तो सफल नहीं हो रहा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नॉन डेयरी या एनालॉग पनीर ये अक्रॉस इंडिया एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोप्राइटरी कैटेगरी है, नॉट कैटेगराइजेशन ऑफ फूड एज पर द फूड कैटेगरी एक्ट। उसको कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो इसलिए अगर स्टैंडर्ड्स नहीं है तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हम फूड सेफ्टी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई व्यवस्था आ सकती है जहाँ पर हम उसे कंसाइनमेंट से लेके, सोर्सिंग से लेकर के एंड कंज्यूमर तक उसे डिजिटली ट्रेस कर सकें? कोई ऐसी गुंजाइश है या कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में है?
कुछ ऐसा प्लान आउट हो सकता है? नहीं, ये तो फूड बिजनेस ऑपरेटर कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये तो अभी भी हो सकता है। ये तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को उनके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करेगा। बट कुछ चीज़ों में हम ये डेफिनेटली सोच रहे हैं, जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क में अडल्टरेशन अगर कम करना है तो अक्रॉस वर्ल्ड मिल्क का ट्रेसिंग कहाँ से होता है वो इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में पॉसिबल है कि ये पॉसिबल है, हम उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं। आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, नॉट दिनों में, महीनों में इस इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे और उस हिसाब से मिल्क का ट्रेसिंग एनिमल तक हो सकता है। अक्रॉस द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंडिया में भी हो सकता है। बढ़िया है सर। अगर ऐसे ही जैसे कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, तो वहाँ पे अगर कंज्यूमर जाए तो उसको जाने से पहले या तो उसके मेन्यू पे या बोर्ड पे ही उनका कोई स्कोर, कोई रेटिंग कुछ ऐसी दिख जाए, या FDA की तरफ से रेटिंग हो या किसी थर्ड पार्टी बॉडी की, तो ताकि उनको एक अश्योरेंस मिले कि यहाँ पर सब कुछ चेक है, वो बीच बीच में ऑडिट हो रहते होता गया, ऐसे भी कोई गुंजाइश पॉसिबल? रेटिंग इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर विजिलेंस, इसमें वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। रेटिंग जिस दिन जाओगे उस दिन का होगा, उस दिन के प्रोडक्ट का होगा। हर दिन नया प्रोड्यूस बन रहा है, नया खाना बन रहा है, उसका रेटिंग तो उस हिसाब से चले जाओगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो आपका इसी डेमोक्रेसी के बारे में एक बोला गया है, विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। फूड के बारे में वो ज़्यादा लागू है, विजिलेंस इज प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। यू हैव टू बी विजिलेंट देन डेमोक्रेसी सर्वाइव। वेरी डीप। फूड के बारे में आज मैं गया, FDA ने बोला कि अच्छा है, ये आज कुछ नहीं है, ये आज सब स्टैंडर्ड नहीं है या अनसेफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कल वही रहेगा, क्योंकि फूड तो नया बन रहा है, रॉ मटेरियल नया है, बना फ्रेश है, तो उसके बारे में सर्टिफिकेट आप बोलोगे कि नहीं FDA ने 2 साल पहले उसको देखा था वो सेफ है, तो ये तो मानना तो गलत होगा। तो इसीलिए रेटिंग पे मत जाइए, बी विजिलेंट, डोंट जस्ट बाय एडवर्टीजमेंट, नेम, व्हाट इज टोल्ड टू यू बाय ब्रांड। इट्स बेटर टू बी विजिलेंट दैन टू बी रिपेंटिंग। डेफिनेटली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुंडे साहब, मैंने आपको लिस्ट बताई कैटेगरीज की, दूध, पनीर, तेल, ये सब। मैं हर दिन आपकी जो प्रेस नोट आपके डिपार्टमेंट से आती है, देखता हूँ कि आज कौन सी कैटेगरी के ऊपर जो है आज एक्शन हो रहा है। आने वाले दिनों में और कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पर सरप्राइज मिल सकता है या उनको सबको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है? सरप्राइज की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप बाहर जाओगे आज भी आपको प्रेस नोट मिलेगा, कुछ नया कैटेगरी होगा, काम चलते जाएगा लगातार। बिल्कुल। आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों ने हमने क्राउड सोर्सिंग की है, वो जानना चाहते हैं कि जैसे एक IAS अधिकारी के लिए अगर महाराष्ट्र में वो है तो उसके लिए सबसे बड़ी पोस्ट क्या होगी? चीफ सेक्रेटरी शायद से? इट्स नॉट अबाउट, जैसे हर एक का देखने का तरीका हो सकता है। एक रिपोर्टर के लिए एडिटर हो जाता है, एक एडिटर के लिए चैनल का मालिक हो जाता है, किसी के लिए पॉलिटिशियंस के लिए कोई मिनिस्टर पोस्ट हो जाता है। सर, अगर आपको ऐसे कोई हाईएस्ट पोस्ट महाराष्ट्र के लिए अगर फ्यूचर में जब आपको मिलेगी, तो महाराष्ट्र में कौन से 3 बड़े रिफॉर्म्स आप करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे मैं पोस्ट को इस तरीके से, जहाँ भी जाऊँ वो मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करे, वैल्यू एडिशन करे। यहाँ हूँ तो यहाँ का कुछ काम करे, वो सबसे लिए बड़ी पोस्ट है। तो वो बाकी तो कोई आपको आपकी विश लिस्ट कुछ भी हो सकती, मेरे लिए इतना ही है कि जहाँ भी मैं काम करूँ उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करूँ, कुछ बेटरमेंट करूँ, दैट्स इट। कुछ सोचा आपने कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए उस पोस्ट के हिसाब से क्या वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं? ना, मैं जो पोस्ट में उसी के बारे में सोचता हूँ। चलिए सर, इस पोस्ट के बारे में बताइए कि अगर आपको 100 दिन जो है दे दिया जाए, कोई बजट का इशू नहीं है, कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, मैन पावर का इशू नहीं है, कोई सपोर्ट का इशू नहीं है, तो कौन सी 3 प्रायोरिटीज़ होंगी आपके लिए अगले 100 दिनों के लिए? ये 100 दिनों के लिए बोलने से अच्छा है कि ये पोस्ट में अगर मुझे क्या अचीव करना है, अगर मैं चाहूँगा, तो पहली चीज़ है कि सबसे ज़्यादा कि इट हैज़ टू बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। हम जो खा रहे हैं वो ठीक खाना खाना है, ठीक इन द सेंस स्टैंडर्ड और सेफ खाना, ये पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए। जब ये पब्लिक मूवमेंट होगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अडल्टरेशन बंद हो जाएगा, अनसेफ फूड बंद हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा कोई सोच नहीं है कि अगर पब्लिक विजिलेंट नहीं है, पब्लिक मूवमेंट है, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, बस एडवर्टाइज पे जा रहे हैं, तो वो नहीं होगा। इससे पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो सबसे ज़्यादा है कि हम जो खा रहे हैं हमें पता चले बगैर क्वेश्चन किए, हमें डिस्प्ले हो, एवरीथिंग शुड बी डिजिटली और अदरवाइज अवेलेबल कि हम ऐसा खाना बना रहे हैं। अगर मुझे विश लिस्ट सेकंड पार्ट दिए तो FBO शुड कम आउट विद अ पॉलिसी, सेल्फ डिक्लेरेशन पॉलिसी कि हमारा खाना ऐसा बन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये उसके टेस्टिंग रिपोर्ट है। दैट इज़ अ सेकंड वन। एंड थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये है, अगर चाहूँ कि मुझे अगर मैं विश कर लूँ ये मुझे करना है, तो जो FDA की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ये मेरी विश लिस्ट है। ये तो काफ़ी बड़ी बात है सर, और काफ़ी सही भी सोची। तो आपसे मैं ये अगर पूछूं कि आप इतने सारे आप खुद तो किचन में बहुत कम जाते होंगे, टीम जाती होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका एक पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि अगर आप किसी किचन में जाते हैं
तो कौन सी ऐसी चीज़ देखते हैं जो आप बोलते हैं नहीं नहीं ये वाली चीज़ तो इससे मैं दूर ही रहूँगा, मैं जो मेरे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है? ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है जब आप कहीं किचन में जाते थे? बिल्कुल, वेरी क्लियर। जैसे कि जो नेचुरल नहीं है वो सब तो अनहेल्दी है। कुछ एग्जाम्पल्स? आप फ्रीज में रख के खाते हो तो वो तो फ्रेश होगा ही, ऐसा नहीं है। एनीथिंग विच इज़ नेचुरल एंड फ्रेश प्लीज़ गो फॉर इट। जैसे कि नॉर्मल टर्म में हम बोलते हैं रास्ते पे जाते हैं तो हमें सिग्नल मिलता है ग्रीन येलो रेड, सेम फूड कैटेगरी का वैसा है, ग्रीन येलो रेड। ग्रीन है नो क्वेश्चंस, कंज्यूम इट एब्सोल्युटली गुड, नेचुरल फूड जो भी है, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मिल्क हो, जो भी है नेचुरल। दूसरे जो है येलो, थिंक इट और हैव वंस इन ऑयल, येलो कैटेगरी है। रेड एब्सोल्युटली नो। किचन में जाओ, यहाँ जहाँ भी होटल में जाओ या घर पे रहो, सेम तरीके से सोचो। घर वाले भी कभी कभी आपको ऐसे मजाक में पूछते हैं कि क्या मुंडे साहब आप हर जगह मिलावट ही ढूंढ रहे हो? पहले तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, यहाँ आने के बाद ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा स्क्रूटी हो रही है हर एक चीज़ की। बट दे आर आल्सो हैप्पी अल्टीमेटली, क्योंकि हम अगर सेफ़ खाना खाएंगे तो वो ठीक ही रहे। ऑफ कोर्स सेफ खाना खाएंगे, आप इतना बढ़िया काम करेंगे तो घर वाले तो खुश होंगे ही। आपने जैसे कहा रेड येलो ग्रीन, तो इसी के लिए मैं जो है एक आपके लिए रैपिड फायर भी छोटा सा लेकर के आया हूँ, और इस पर आप जो है 3 शब्दों में बता सकते हैं ये सेफ़ है, या फिर इसके लिए आपको कॉशन लेना पड़ेगा, या आपको इससे अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ नाम मैं आपको फटाक से बोलता हूँ, एक वर्ड में आप तुरंत जवाब दीजिएगा। लूज मिल्क, इफ़ इट इज़ फ्रॉम द फार्मर डायरेक्टली। रोड साइड पनीर, एनालॉग चीज़, ना लूज एडिबल ऑयल, ना ओपन स्पाइसेस, ना रोड साइड चाइनीज़ फूड, ना। रोड साइड जूस, इफ़ इट इज़ मेड इन फ्रंट ऑफ यू विच सैनिटरी, कट फ्रूट्स, if the fruits is without any additives, अनलेबल्ड स्वीट्स, sweets made किए ना, एंड रोड साइड आइसक्रीम। नो। एक आम आदमी रेस्टोरेंट में घुसते ही पहला फूड सेफ्टी रेड फ्लैग क्या देखे? पढ़ लो उस पर क्या लिखा है। अब जैसे मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो वहाँ तो सब पढ़ने के लिए नहीं, तो क्या क्या मुझे मेनू है आपके सामने, मेनू में क्या इंग्रेडिएंट है वो तो पूछ लो उनको। एक सवाल आज क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का के लिए भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो तुकाराम मुंडे जो हैं वो अपने एक्शन से तो जवाब देते ही हैं, लेकिन क्या आप ये कहना चाहेंगे जनता को भी कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, अगर मिलावट है, अगर अशुद्धता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? वेरी क्लियर, इसमें बड़ा या छोटा इशू आता ही नहीं है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी एंड इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल, and when I say health of the people it means all people, and these people is the future of India or is the India, so we cannot compromise on India, that's it. क्या तुकाराम मुंडे को किसी से डर लगता है? ना। क्या आप किसी से नहीं डरते? क्यों डर किस चीज़ का है रियली, किस चीज़ की डर है? नहीं, घर वालों को डर लगता है कि आप इतना काम अच्छा कर रहे हैं तो कई सारे दुश्मन बन जाते हैं, या कई बार आपको ये लगता है कि भाई काम में कहीं पे कोई अड़चन ना पैदा कर दे। मुझे ना वो आप थॉट प्रोसेस वो इस तरह का दौर किससे, मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा, और सोच के अगर इस तरीके से देखे तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की डर लगने की ज़रूरत है। मैं क्या कर सकता हूँ ये पॉजिटिवली सोचे और उस पर काम करें। आखिरी पड़ाव पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब तक तो आपने बहुत सारे इंस्पेक्शंस किए, आपकी लंबी पोस्टिंग जो है सबसे ज़्यादा 2 साल की गई है, 3 साल का एक मैक्सिमम शायद टेन्योर है, लेकिन क्या आप इस पे भी काम कर रहे हैं कि 3 साल के बाद जब इस कुर्सी पर तुकाराम मुंडे ना हो तब भी यहाँ पर ये सिस्टम जो है मुंडे जैसा ही काम करे? तो वही मैं स्टार्टिंग में बताया कि इंस्टीट्यूशंस लास्ट लॉन्ग, सिस्टम्स लास्ट लॉन्ग, नॉट इंडिविजुअल्स। तो वो सिस्टम बिठाने का काम चल रहा है, 2011 से चल रहा है, उससे पहले भी चल रहा है, क्योंकि ये कानून 2011 में आया, उस हिसाब से यहाँ सिस्टम बिठाने का काम चल रहा है। उसको और एडवांस लेने की, ऊपर लेने जाने की मेरी कोशिश है, मेरी टीम की कोशिश है, और उसी पे काम चल रहा है। आप ये चाहेंगे कि अगले साल जब हम 15 अगस्त से पहले जब आपके पास फिर से रिपोर्ट कार्ड पे के साथ बैठें तो कौन से आंकड़े बेहतर हों, ऐसा आपको लगता है? ये मेरा वाकई आखिरी सवाल। काम सबसे आंकड़े ये बेहतर होना चाहिए कि मेरे रेट्स कम होने चाहिए और एफबीओ का कंप्लायंस बढ़ना चाहिए। कहीं उसको ऐसा ना बोलें कि भाई मुंडे साहब मैनेज हो गए, एक्शन कम क्यों हो गया?
ना आपको अगर ऐसा लगता है तो आपकी सोच गलत है। नहीं, मैं तो आंकड़े बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए वो उसके पीछे एफबीओ का कंप्लायंस अगर बढ़ गया तो रेट तो कम ही होगी। निश्चित तौर पे हम यही उम्मीद करते हैं कि रेट जो है वो इसलिए कम हो क्योंकि सब जगह पे स्वच्छता और मुंडे साहब का असर दिखाई दे। और हमने देखा है कि कैसे लोग जो है अब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, हर जगह पे साफ़ सफाई दिख रही है, लोग ग्लव्स पहने हुए, कैप्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुंडे साहब, हैट्स ऑफ टू यू, वाकई में जो है आपके काम का असर हमें फील्ड पर दिखाई देगा। और आखिर में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि नाम याद रहे ना रहे, किरदार याद रह जाता है। पद कितना बड़ा हो ये नहीं, पद पर बैठा इंसान कितना बड़ा हो ये मायने रखता है। टाइम्स नाउ 9 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।